एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग आज तो बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वैसे रेगुलर तौर पे मैं वीडियो बनाऊंगा यूपी के जो 2 पेपर जोड़े गए हैं, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। उसमें अप्रोक्सीमेटली 25 टॉपिक्स हैं, यानी कुल मिला के 50 टॉपिक्स हैं। उसमें से कोशिश करेंगे एक टॉपिक आधे घंटे की वीडियो में एनी हाउ उसको अच्छे से मैनेज कर ले, ताकि हम टोटल आधे घंटे के 50 वीडियो बनाएं, यानी कि 25 घंटे में क्या हम अपने जीएस के पेपर 5 और पेपर 6 को रिवाइज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं अगर हम बहुत उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं और बहुत होलिस्टिक वे में बनाएं, ताकि सारे एरिया कवर भी हो जाए। क्योंकि हमारे पास देखो पेपर ये नए हैं, तो हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, और ओवर एम्फेसाइज इस पे करने का मतलब हुआ कि फिर आपके जीएस के जो बाकी चारों पेपर हैं, ऑप्शनल है, हिंदी है, एशे और जीएस के चारों पेपर हिंदी, फिर वो वहां पे कमजोर कर सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं और पूरे एक टॉपिक भी कवर करने हैं। तो उसका फिर एक ही तरीका हो सकता है कि इनके बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं। तो क्यों ना आधे घंटे में एक टॉपिक को समाप्त किया जाए। उसमें से हम ऐसे ही करेंगे, टोटल 50 वीडियो बनाएंगे आधे घंटे की, यानी 25 घंटे में हम जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, दोनों को कवर करेंगे। आज फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का नक्सलिज्म को कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम 15 मिनट में उसके सारे डायमेंशंस को ऐसे कवर करें कि वो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछा जाए उसका आंसर कर सके। तो पहले मैं वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपको ये बता दूं कि हमारे पास ऐसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे पढ़ लें कि चाहे जहां से क्वेश्चन आए हम अच्छे से अच्छे मार्क्स फेच कर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए जिससे आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर सके, जो आपने कहा वो सही है, यानी हमारे पास एग्जांपल्स होने चाहिए। दूसरा हमारे पास पॉइंट जनरेशन की टेक्निक होनी चाहिए। हमको बहुत लंबे सेंटेंस नहीं लिखना, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे पॉइंट जनरेशन का स्कोप ही समाप्त हो जाता है। अगर आप 4 लाइन 5 लाइन के स्टेटमेंट लिखोगे, दैट मीन्स कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि पेज तो 2 ही मिलेंगे, 150 मार्क्स के लिए, 250 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा 3 पेजेस इन द सेम वे। अगर हम पीसेस की बात करें, यूपी पीसेस की, तो आपका जो 8 नंबर वाला है उसके लिए 2 पेज मान लीजिए, और जो 12 नंबर वाला है उसके लिए 3 पेज मान लीजिए। तो जो वहां पे 10 नंबर का है वो यहाँ पर 8 नंबर का है, वो जो वहां पे 15 नंबर का है वो यहाँ पे 12 नंबर का है। पेजेस दो पेज हैं आपके 8 और 10 वाले के लिए, और 3 पेज हैं 12 और 15 वाले के लिए। तो हमारे पास ट्यूशन भी तो ऐसे आती है ना कि आपको जरूरत से ज्यादा पेज मिलेंगे ही नहीं, अगला क्वेश्चन वहां पे लिखा होगा। ठीक, तो हमें ऐसे करना है कि हमारे पास फैक्ट्स हो ताकि हम अपनी बात को प्रूफ कर सके विद एग्जांपल। और दूसरा हमारे पास पॉइंट्स जनरेशन की टेक्निक हो। वो कैसे आएगा कि आप एक सिस्टमैटिक वे में सोचे। तीसरा, हम सेंटेंस को बहुत बड़ा ना करें, क्योंकि पॉइंट जनरेशन का स्कोप समाप्त हो जाएगा। चौथा, अगर जरूरत है हम फ्लो चार्ट के थ्रू चीजों को बताएं, ताकि वो देखने में अच्छी भी लगे और कम स्पेस में कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एंड दैट इज, आज का टॉपिक है हमारा नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म को समझते हैं कि नक्सलिज्म क्या है ना? तो देखिए डेफिनेशन 2 से 3 लाइन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक है नक्सलिज्म, नक्सलिज्म है ना। तो बंगाल में एक जगह पड़ती है नक्सलवाड़ी, चूंकि ये वायलेंट एक्टिविटीज तो है क्या, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग वायलेंस फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या कह सकते हैं अगेंस्ट द इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, एंड दे डोंट एक्सेप्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये ऐसे लोगों का समूह है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, और ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की वैधानिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये एक छोटी सी हमारे 2 लाइन की डेफिनेशन हो गई। बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम place called Naxalbari in West Bengal, that is why it is known as Naxalbad. It is also influenced by the ideology of Mao Zedong, the leader of China, who says power comes from the bullet of gun. ये चीन के नेता माओ सेतुंग की विचारधारा से प्रभावित है, जिनका कहना है कि सत्ता बंदूक की नली से आती है, कि लोकतांत्रिक सरकारें और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इट डजंट फॉर। जिन लोगों ने आपके अधिकार आपसे छीन रखे हैं, आप गन उठाइए, उनको मार दीजिए, आप अपने अधिकार को छीन लीजिए। तो चूंकि ये विचारधारा माओ सेतुंग ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग माओवाद भी कहते हैं, इसको हम लोग इंसर्जेंसी भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है
दैट इज इंसर्जेंसी। हालांकि नॉर्थ ईस्ट का वीडियो हम अलग सेपरेट बनाएंगे इंसर्जेंसी का। बहरहाल मोर और लेस यही होता है। तो नक्सलवाद क्या है? दिस इज अ वायलेंट एक्टिविटीज डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। They are using violence to fulfill their vested interest and needs against the democratically elected government, and they don't accept the legitimacy of the government। ये हमारी 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ नक्सलिज्म या ओरिजिन ऑफ नक्सलिज्म। नक्सलवाद के उद्भव के क्या कारण है? तो हमने एक डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद हम आते हैं कारण पे। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इधर पे रखेंगे कारण और इधर रखेंगे समाधान, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखें, है ना। तो कारण हम देखते हैं कि नक्सलवाद के कारण क्या है। कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म, कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म। उसमें से बहुत सारे कारण तो आपको पता होंगे, बट मैं एक साथ बता दूंगा तो आपको रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है दैट इज जल जंगल जमीन। जो पहला कारण माना जाता है जल जंगल और जमीन। जल जंगल और जमीन पहला कारण है। जल जंगल और जमीन से रिलेटेड आप क्या चीजें लिख सकते हो? आपने देखा होगा कि जो नक्सलाइड एरियाज हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, ये लोग यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, मिनरली ये लोग बहुत रिच हैं, है ना। तो उनका ये कहना है कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट यू हैव एक्सप्लॉइटेड अवर जल जंगल जमीन नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ वी पीपल बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी आपने हमारे जल जंगल जमीन को हमारे हितों में प्रयोग ना करके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सरकार ने विकास के नाम पे उनके हित में प्रयोग किया है। इसलिए हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी और ये हमारे अनुसार ये वैध भी है, उचित भी है। तो जल जंगल जमीन में होता क्या है कि एक तो वो जो वहां के रहने वाले ट्राइबल पीपल हैं, वो जब कोई वहां पे प्रोजेक्ट बनता है तो उनको वहां से डिस्प्लेस किया जाता है, तो हो गया उनका विस्थापन। तो एक कारण क्या होता है जल जंगल जमीन में कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे जो प्रोजेक्ट लगाया उससे हमको विस्थापित होना पड़ रहा है, वो जगह छोड़ के जानी पड़ रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। अच्छा, विस्थापन हो गया तो कोई इंसान एक जगह से जा रहा है तो उसको दूसरी जगह अच्छे तरीके से आप उनको रिहेबिलिटेट करो, तो रिहेबिलिटेशन भी अच्छा नहीं है। यानी दूसरा रीजन हो गया पुअर रिहेबिलिटेशन। दूसरा रीजन क्या हो गया? पुअर रिहेबिलिटेशन। ये हो गया पुअर रिहेबिलिटेशन। तीसरा क्या हो गया? कई बार क्या होता है उनका एविक्शन फोर्सफुली किया जाता है कि वो इस एरिया को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन फोर्सफुली उनको एविक्ट किया जाता है। तो फोर्सफुल एविक्शन, है ना। मतलब मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है, मतलब जबरदस्ती उनको वहां से निकाला जाता है एक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके जो लाइवलीहुड है वो भी कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। यानी कि कंप्रोमाइज्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स भी क्या हो जाते हैं? कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो ये आपने कारण लिखा जल जंगल जमीन, और बहुत बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आपने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया कि उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, उनका रिहेबिलिटेशन पुअर होता है, और उनका फोर्स एविक्शन किया जाता है, और चौथा कि उनको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट है वो भी क्या हो जाते हैं? कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट। तो हमने पहला कारण देख लिया, दैट इज जल जंगल जमीन। ऐसे ही आपको लिखना चाहिए ताकि कम से कम समय में आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स फेच कर सके। दूसरा रीजन माना जाता है डेवलपमेंट डेफिसिट, कि जो विकास हुआ है वो बैलेंस्ड नहीं हुआ है। कहने के लिए सरकार कहती है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट इट इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे आप जो मेट्रो सिटीज है वहां का डेवलपमेंट का लेवल देखिए, फिर टीयर 3 सिटीज का डेवलपमेंट का लेवल देखिए, फिर विलेज का डेवलपमेंट का लेवल देखिए, फिर जो ट्राइबल एरियाज है वहां और भी कम डेवलपमेंट है। तो देयर इज डेवलपमेंट डेफिसिट, है ना। विकास में भी अंतर है, डेवलपमेंट डेफिसिट है। तो डेवलपमेंट डेफिसिट के कुछ नेचुरल कॉज हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉज हैं, तो आपको दोनों लिख देना है ना। ऐसे हमने इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया और दोनों लिख देना है। तो डेवलपमेंट डेफिसिट में क्या है? एक तो वो एरिया रिमोट एरियाज है, बहुत दूर है ना, रिमोट एरियाज है, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फॉरेस्ट एरियाज है, यानी कि वो ज्यादातर एरिया जंगली है, जंगल क्षेत्र है वहां पे, और बहुत दूर है, इसलिए विकास करने में एक समस्या आ जाती है। दूसरा आपने देखा होगा कि वहां पे पुअर कनेक्टिविटी है ना, पुअर कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्टिविटी। दूसरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
अगर आपको किसी एरिया का डेवलपमेंट करना है तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि वहां से आप एक रोड निकाल दे। रोड निकालेंगे तो उसके वहां पे लोगों का आना जाना होगा, तो वहां कोई गाड़ी सही करने वाला दुकान लगा देगा, कोई वहां पे छोटा सा होटल डाल देगा, धीरे धीरे और भी दुकानें खुलती चली जाएंगी। जब मार्केट डेवलप हो जाएगा तो लोग रहना शुरू कर देंगे, जब लोग रहना शुरू कर देंगे तो वहां स्कूल्स वाले स्कूल्स ओपन कर देंगे, हॉस्पिटल्स ओपन हो जाएंगे, शॉपिंग मॉल ओपन हो जाएंगे। तो किसी एरिया में डेवलपमेंट करने का जो बेसिक पैरामीटर है, अगर उस एरिया से कनेक्टिविटी मिल जाए, रोड हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो वो एरिया डेवलपमेंट, उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दूसरा हमने क्या देखा कि उन एरियाज में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ अन्य क्षेत्रों की तुलना में, तो वो मानते हैं कि सरकार ने उनका ख्याल ही रखना छोड़ दिया है। तो दूसरा रीजन हो गया डेवलपमेंट डेफिसिट। तीसरा माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण में क्या आता है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें उनका जो बिहेवियरल एटीट्यूड है वो प्रो ट्राइबल्स नहीं है। वो अपने आप को एलीट क्लास मानते हैं। वो मानते हैं कि दे हैव कम्स फ्रॉम द हेवन एंड यू आर द पीपल बिलोंग्स टू द हेल। मतलब वो स्वर्ग से आए हुए हैं और जो वहां के आदिवासी लोग हैं वो नरक का जीवन जीने वाले लोग हैं। तो उनका जो बिहेवियरल एटीट्यूड है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो एक क्या हो गया, बिहेवियरल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बिहेवियरल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। दूसरा माना जाता है पुअर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। पुअर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी उनकी जो समस्याएं हैं उनका उचित समाधान या त्वरित समाधान नहीं होता है। जैसे कोई ट्राइबल पीपल अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो उनका अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रॉपर तरीके से हो जाए तो शायद वो वायलेंट एक्टिविटीज के लिए नहीं जाएगा। कोई भी इंसान जिसकी कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाए तो गलत तरीका, उसको भी पता है कि जब वो हिंसा करेगा तो रिटेलिएशन में सरकार भी हिंसा ही करेगी, उसमें उसकी जान भी जा सकती है। वो जान का खतरा जब किसी को लगता है तो सबको इसे अवॉइड करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि उनके ग्रीवेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से रिड्रेस नहीं किए गए हैं। ठीक। तीसरा माना जाता है करप्शन। करप्शन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत सारा करप्शन करते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, जिसकी वजह से भी उन जो ट्राइबल पीपल हैं उनका यह मानना है कि आप हमारे रिसोर्सेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि हम लोगों के बेनिफिट के लिए। तो उसको तीसरा कारण हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। चौथा माना जाता है पोरस बॉर्डर। आप ये देखोगे कि बहुत सारे जो नक्सलाइट्स हैं उनको जो वेपन्स मिलते हैं, उनको जो फंडिंग होती है वो हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके थ्रू होती है। तो नेबर कंट्रीज का तो फंडिंग इंडिया में ही क्यों होती है? फ्रांस में क्यों नहीं होती है? इटली में क्यों नहीं होती है? जर्मनी में क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे पहली चीज तो इतना गवर्नमेंट डेफिसिट नहीं है, डेवलपमेंट डेफिसिट नहीं है। दूसरा उनके बॉर्डर बहुत पोरस नहीं है। हमारे यहाँ पोरस बॉर्डर है ना। पोरस बॉर्डर जैसे आपने क्या देखा होगा, नेपाल के साथ हमारी ओपन बाउंड्री है। नेपाल के साथ में क्या है? ओपन बाउंड्री है। तो अभी आपने उसका एक नतीजा क्या देखा कि एक पाकिस्तानी नेशनल से सीमा गुलाम हैदर वो इलीगल तरीके से वाया नेपाल इंडिया में एंट्री कर गई। फिर आपने कुकी और मैती का झगड़ा देखा होगा मणिपुर में। तो जो कुकी हैं, जो क्रिश्चियंस कुकी हैं, इन लोगों के पास जो 10-10 लाख के वेपन्स आए वो आए कहां से? चाइना मेड वेपन्स 10-10 लाख 12-12 लाख उनकी मार्केट प्राइस है। वो कैसे आए हैं? तो वो वाया नेपाल आ सकते हैं और वाया बांग्लादेश आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा बांग्लादेश है ना और म्यांमार है ना। तो यहां से क्या होता है? यहां से आते हैं इलीगल माइग्रेंट्स और इन तीनों ही जगह से क्या होता है? ट्रैफिकिंग होती है। किसकी? वेपन की। इन तीनों ही जगह से क्या होता है? वेपन की ट्रैफिकिंग होती है। वेपन की ट्रैफिकिंग होती है। तो चूंकि हमारे बॉर्डर जो है वो पोरस है, एक इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपने रिसेंट एग्जांपल देखा सीमा गुलाम हैदर किस तरीके से इलीगल तरीके से वाया नेपाल इंटर कर गई। और मणिपुर में जो वायलेंस हो रही है, द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज्ड बाय कुकी पीपल हैव कम फ्रॉम द चाइना। ठीक, वाया नेपाल, वाया बांग्लादेश, वाया म्यांमार। तो हमारा हो गया पोरस बॉर्डर। एक और कारण हो सकता है नेक्सस। ये नेक्सस किसके बीच में है? ये जो नेक्सस है ये तीन लोगों के बीच में है। एक तो पॉलिटिशियंस है और दूसरे आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तीसरा है नक्सल्स।
यानी जो नक्सल्स के लीडर हैं उनके बीच में और जो पॉलिटिशियंस हैं लोकल उनके बीच में और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में एक तरह का गठबंधन है और वो मिलके फ्रॉड करते हैं और एक दूसरे के अपराध को ढकते हैं। इसके अलावा एक और जो कारण माना जाता है वो कारण माना जाता है अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल्स, ये अर्बन नक्सल्स वर्ड ये अर्बन नक्सल्स कौन होते हैं? आपने देखा होगा कि हिंसा को किसी भी तरीके से आप उचित नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये जो अर्बन नक्सल्स होते हैं, आपने टीवी डिबेट में देखा होगा कि कोई नक्सलाइट्स ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया, उसके बाद भी वो उनको डिफेंड करने आते हैं कि वो तो बेचारे हैं, वहां पे गरीबी है, वो क्या करे, सरकार उनके ऊपर बहुत क्रुएल्टी करती है, तो मजबूर होके वो मार देते हैं। तो आप किसी भी तरीके से हिंसा को जस्टिफाई नहीं करते हैं, यानी वो नक्सलाइट्स को कवर फायर देने आते हैं, वो उनकी वायलेंस को जस्टिफाइड करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है अर्बन नक्सल्स, है ना, जो टीवी डिबेट्स में बैठ के, टीवी चैनल्स में बैठ के नक्सलाइट्स के किलिंग एट्रोसिटीज को भी जस्टिफाई करते हैं, है ना। इसके अलावा हम कह सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, जो विदेशी देश हैं उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं, जैसे कि चाइना है, जैसे कि पाकिस्तान है। दे वांट्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया, वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो विदेशी देशों के निहित स्वार्थ, उसमें एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा? जैसे चाइना हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया। इन लोगों की मंशा क्या है? इन लोगों की मंशा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। इंडिया को क्या किया जाए? डिस्टेबलाइज। तो ये जो नक्सल्स हैं, इनको फंडिंग और वेपन्स और ट्रेनिंग जो मिलती है उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों का ही हाथ रहता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि पुअरली इम्प्लीमेंटेड पेसा एक्ट। एक क्या रीजन हो जाएगा? पुअरली इम्प्लीमेंटेड पेसा एक्ट। तो पी से पुअरली इम्प्लीमेंटेड पेसा एक्ट 1996। आपने देखा होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पूरे देश में एक साथ लागू नहीं हो पाया। तो जो एरिया पे जहां पे लागू नहीं हो पाया वहां पे देखा गया कि भाई यहां पे कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लागू किया जाए। तो उसके लिए भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1996 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं पंचायती राज एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज, पेसा, है ना। और उसको इसलिए लाया गया था कि इन एरियाज में भी ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि जब तृणमूल स्तर पे लोकतंत्र मजबूत होता है तो जमीन से उठ के जो नेता आते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते होते हैं और वो कहीं एक बेहतर लीडर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे मोदी जी का और जो ऐसे लीडर्स हैं जिनके खानदानी मतलब राजनीति होती आई, तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस आप यही देखोगे कि जो मोदी जी हैं वो एकदम जमीन से उठ के आए हैं, तो उनको बारीकियां पता है, इसीलिए वो लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। और जो हमेशा से एक खानदानी परिवार से आए हैं कि राजनीति मतलब उनके खानदान में राजनीति रही है, इस कारण वो बड़े पद पे आ गए हैं, तो वो लोगों से इजीली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो कनेक्शन उनको बचपन से नहीं मिला है। तो ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमारे 8 प्रमुख कारण हो गए। हालांकि इसमें एक और कारण लिख सकते हैं हम लोग, एक कारण और लिख सकते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। डिग्रेडेशन ऑफ लोकल पॉलिटिक्स, है ना। जो स्थानीय राजनीति है उसका अवमूल्यन हो गया, मूल्यों का क्षरण हो रहा है। तो आपने देखा होगा जैसे बंगाल में आप देखोगे तो वहां पे अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए, जो विधानसभा इलेक्शन हुए या अभी पंचायत के जो इलेक्शन हुए, वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हुई है और इसका आरोप लग रहा है टीएमसी के ऊपर। सो फॉर देयर पॉलिटिकल गेन इवन पॉलिटिशियंस बैक द वॉयलेंट एक्टिविटीज, है ना। वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हिंसात्मक गतिविधियों का भी सहारा लेते हैं। यानी हमारी लोकल पॉलिटिक्स इतनी गिर चुकी है कि वो कई बार हिंसा का सहारा लेते हैं। तो अगर नक्सलाइट्स उन्हें बेनिफिट कर रहे हैं तो उनकी हिंसा को वो सपोर्ट कर देंगे, या अगर वो सरकार में होंगे तो उनके द्वारा जो कुछ किया गया है उसका वो बचाव करेंगे। एक और कारण हो सकता है इश्यूज रिलेटेड टू एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो एनजीओज हैं, सारे तो नहीं, बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो लोग अपना सोर्स नहीं बता रहे कि उनको फंड मिल कहां से रहा है। तो अगर आप किसी गलत इंटेंशन नहीं है, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो भला आप क्यों नहीं बता दोगे कि आपका वो है ना। तो बहुत सारे एनजीओज को इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंडिंग आती है इन द डिफरेंट नेम। तो वो कई बार बताएंगे कि हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनका आउटकम बजटिंग हो। जैसे कि भाई आपने 10 लाख रुपए प्राप्त किया, तो आपने 10 लाख रुपए में क्या किया?
तो बताएंगे कि हमने स्कूल्स बनाया। तो उसमें सवाल ये हो सकता है कि स्कूल्स में से कितने बच्चे पढ़ने आते थे, तो पता चला 2। तो बोले फिर आपने बाकी पैसा कहां खर्च किया? भाई 10 लाख रुपए 2 बच्चों पे तो खर्च होगा नहीं अगर आप एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आउटकम बजटिंग जो है या अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स करना जरूरी है। बहुत सारे एनजीओज ये लोगों के अपलिफ्टमेंट के नाम पे, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे वो लोग फॉरेन फंडिंग को इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे करके हमारे 10 कारण हो गए। कोई भी क्वेश्चन आएगा कारण में से इन्हीं में से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप कारण लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम का साइड, या हमारा साइड क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का साइड हो गया। तो सॉल्यूशन के साइड में देखें हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहां हो गया कि स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन टू द नक्सलिज्म, नक्सलवाद से निपटने के उपाय। सॉल्यूशन क्या है? नक्सलिज्म क्या है उपाय, है ना। तो देखिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बना सकते हैं यहां पे, है ना। यहां पे हमने दिया नक्सलिज्म का सॉल्यूशन। ठीक है, नक्सलिज्म का सॉल्यूशन क्या है? चलिए ये देखते हैं। तो देखिए हमारे को इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए। मतलब उनको पैम्पर भी करो, हाँ ठीक है तुम्हारे ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हुए हैं, हम तुम्हारे समस्याओं का समाधान करेंगे, है ना। उनका हर्ट्स जीतने की कोशिश करें, परसेप्शन मैनेजमेंट करें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस जीते। ये सब कैसे हो सकता है? ये मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाएं कि हमारे आदिवासियों को या जो नक्सलाइड एरियाज है उनको ये पता चले कि यार ऐसा नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सरकार तो हमारे लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है ना। तो 3 लेवल पे काम किया जा सकता है। 3 लेवल पे काम क्या हो सकता है? ये एक तो ये हो सकता है कि हम ये देखें कि उनका हम लोग परसेप्शन मैनेज करें और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, है ना, यानी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। एक अप्रोच क्या हो सकती है? विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, लोगों के दिल और दिमाग को जीते। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये कैसे हो सकता है? कैसे आप लोगों के दिल और दिमाग को जीत सकते हैं? तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करें, ऐसे कुछ करें कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और दूसरा उनके परसेप्शन को मैनेज करें। देखिए परसेप्शन को मैनेज करना बड़ा आसान होता है। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ परसेप्शन मैनेज करना है मीडिया को, तो उसके खिलाफ वो नकारात्मक वाली न्यूज चलाए। किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति अगर उसको फेवर आपका जीतना है तो उसके सपोर्ट में पॉजिटिव न्यूज चलाए। और जब लगातार आप ऐसा देखोगे तो 4-6 दिन के बाद एक आपका परसेप्शन डेवलप हो जाएगा कि यार ये पार्टी अच्छी नहीं है। तो एक तरीका हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, और एक तरीका हो सकता है परसेप्शन मैनेजमेंट का। परसेप्शन मैनेजमेंट यानी लोगों की विचारधारा को प्रबंधित करें और उनके विश्वास को जीते। इसी को कहा जाता है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स त्रिपुरा मॉडल, क्योंकि त्रिपुरा में ये बहुत सक्सेस रहा है। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और तीसरा हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था के तहत, है ना। अच्छा, तो गवर्नेंस में देखिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने प्रॉब्लम में देखा था कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो अभी इस बार के बजट में बोला गया जनजाति गौरव कॉरिडोर, उसके लिए 15,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। आप ये लिख सकते हो, है ना। तो रेलवे कनेक्टिविटी दिया जा सके, प्रोवाइडिंग रेलवे कनेक्टिविटी इन द ट्राइबल एंड नक्सलाइड एरियाज, दैट इज विल बी नोन एज जनजाति गौरव कॉरिडोर, है ना। तो क्या हो गया? जनजाति गौरव कॉरिडोर, है ना। इसके लिए इससे क्या होगा? रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। क्या मिलेगी? रेल कनेक्टिविटी इन ट्राइबल एरियाज। तो क्या हो गया?
जनजाति गौरव कॉरिडोर, हमने एक चीज देख लिया। दूसरा आपने देखा होगा कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, तो वो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उन पे ओवर एम्फेसाइज करने के लिए, ज्यादा ध्यान देने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। 112 जिले देश में ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो बहुत पिछड़े, उसमें बहुत सारे नक्सलाइट्स भी हैं, है ना। और इस बार के बजट में और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करते हुए जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसकी जगह उसके साथ साथ शुरू किया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसमें 500 ब्लॉक बनाए जाएंगे, मतलब डेवलप किए जाएंगे। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें कितने हैं? 112 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इससे क्या होगा? ये इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत आ जाएगा। तो इसमें आप सब पॉइंट बना के क्या लिख सकते हो? ये इंक्लूसिव ग्रोथ को सजेस्ट करेगा। फिर आपने देखा होगा कि वहां पे एजुकेशन अच्छे से बच्चों को दिया जाए, तो एकलव्य मॉडल स्कूल है ना। एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल के जो ट्राइबल बच्चे हैं, है ना, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? एकलव्य मॉडल स्कूल लागू कर रही है। फिर आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको जनरेट किया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए रोशनी एक्ट है। रोशनी एक्ट, रोशनी एक्ट ये क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये किसके लिए हो गया? ये हमारा एजुकेशन के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, है ना। ठीक। और सरकार ने इसके अलावा क्या किया है? आपने देखा होगा कि जो विलेज एरियाज हैं या ट्राइबल्स एरियाज हैं, वहां रोड कनेक्टिविटी अच्छे से हो सके, तो रोड कनेक्टिविटी के लिए क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो यहां से रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। रोड कनेक्टिविटी, है ना। रोड कनेक्टिविटी के लिए क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ठीक। फिर आपने देखा होगा कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके, इसलिए सरकार ने क्या किया है कि पेसा एक्ट के बेटर इंप्लीमेंटेशन की ओर ध्यान दिया है ना। तो बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट, बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेन हो गए। इसके अलावा क्या हो सकता है? रोड कनेक्टिविटी हो गई, रेल कनेक्टिविटी हो गई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, है ना। और हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए सबके लिए चल रहा है क्या? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत क्या है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या है? 5 लाख रुपए तक का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा आपको, पर फैमिली 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये कह सकते हैं गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, है ना, कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस के द्वारा भी उनका क्या कर सकते हैं कि उनका जो पिछड़ापन वो दूर कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे तो नक्सलाइट्स का ये भी है कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, फॉरेन फंडिंग मिल रही है, काम धंधा नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि सरकार को झुका के वो ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो जब इन दोनों से ही बात नहीं बनेगी तो हमारे पास तीसरा भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक है। जब तक शास्त्र नहीं होंगे तो आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा, जिसमें से आप जब तक शस्त्र नहीं होंगे तो पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा जिसमें कि आप शास्त्र पढ़ सकें। तो शास्त्र पढ़ने के लिए भी पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए शस्त्र होना बहुत आवश्यक है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो हमारे हार्डकोर टैक्टिक्स आएंगे। तो इसमें क्या आएगा? इसमें सरकार क्या कर रही है? वहां के जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेन कर रही है, उनको इनकॉर्पोरेट करे अपने सर्विस में। तो एक आपने सुना होगा कोबरा एंड बस्तरिया बटालियन, कोबरा एंड बस्तरिया बटालियन, यानी जो हमारे कोबरा है वो एक डेडिकेटेड फोर्स होगी जो नक्सलिज्म से लड़ेगी। और जो बस्तरिया बटालियन है इसमें महिलाएं होंगी, लोकल महिलाएं होंगी जिनको शामिल किया जाएगा ताकि वो नक्सलाइट से लड़ सके, उनको उस तरीके से ट्रेन किया जाएगा। फिर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, दैट इज समाधान। समाधान स्ट्रेटेजी, समाधान। तो समाधान का फुल फॉर्म में बता रहा हूं, है ना। समाधान में क्या क्या है? ऐसे एक आप बना दोगे ये सर्कल और उसमें समाधान के बारे में बता दोगे। ऐसे, अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसमें नहीं लिख रहा हूं, आप इसको ऐसे बना देना। तो इस पहले इसका मतलब है समाधान में
स्मार्ट लीडरशिप। हमारे पास जो लीडरशिप हो बहुत स्मार्ट हो। स्मार्ट लीडरशिप इन द सेंस कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि वहां के टेरेन कैसी है, वहां पे वल्नरेबिलिटी कितनी है, फिजिबिलिटी क्या है ऑपरेशन चलाने की, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। मतलब जो लीडर हो वेल इक्विप्ड हो इंफॉर्मेशन से, ताकि वो जो किया जाने वाला हमारा प्रोग्राम है या मिशन है उसको उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सके। तो लीडरशिप कैसे होनी चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट लीडरशिप मतलब नोइंग ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट या कह सकते हैं मिशन, है ना। तो स्मार्ट लीडरशिप होना चाहिए। दूसरा, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। आप नक्सलाइट्स के सामने बहुत डिफेंसिव होके नहीं जा सकते हैं, जो कि जैसे आपने डिफेंसिव मोड अपनाया उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, वो चले जाते हैं हाइपर मोड पे। तो उनकी भावनाओं को तोड़ने, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? एग्रेसिव, है ना। तो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तीसरा, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं कई बार उनका भी हौसला टूटता है, उनका भी फैमिली होता है, तो उनको भी मोटिवेशन की आवश्यकता है और उनको ट्रेन किया जाए उसी के अकॉर्डिंग। तो आपने जैसे देखा होगा कि बीएसएफ हमारे बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बीएसएफ हमारी नक्सलाइट्स को एरिया में अपनी ड्यूटी देने के लिए ट्रेन नहीं है। तो सीआरपीएफ इस काम के लिए अच्छी मानी जाती है। तो मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग हो गया। तीसरा, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। हमारे पास इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए जिसपे हम रिलाई करके कोई एक्शन ले सके, है ना। तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस चाहिए। फिर डैशबोर्ड फॉर की परफॉर्मेंस, कि हमारे को ये एरिया ऐसे करना है तो इसके लिए ये तरीका है, ये करना है तो इसके ये तरीके हैं, ऐसे किया जाना चाहिए। अगर हमको ये अचीव करना है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो डैशबोर्ड फॉर की परफॉर्मेंस। एच, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ड्रोन का यूज किया जाए, है ना, एआई का यूज किया जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किया जाए। तो हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसको हम यूज करके नक्सलिज्म को काउंटर या उसको कंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। हम उसमें अलग अलग थिएटर अपने डेवलप कर सकते हैं और फिर उनमें इंटीग्रेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ला सकते हैं, है ना। तो एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, हमने जितने अपने थिएटर अलग अलग डिवाइड किए हैं उनके लिए हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए कि वहां पर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो ये बगल वाली जो बटालियन होगी ये ऐसे हेल्प करेगी, ये वाला थिएटर इस तरीके से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कोऑपरेट कैसे करेंगी। तो आपस में जो हमने ग्रुप बनाए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के नक्सलाइट से लड़ने के लिए, उनमें सिनर्जी कैसे आएगी, उसके लिए क्या है? एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। और नेक्स्ट है नो एक्सेस टू फंड। हमने क्या कहा था कि ये लोग जो वहां पे वॉलेंट एक्टिविटीज चला रहे हैं, आप किसी भी चीज को लगातार तभी कर सकते हैं जब फाइनेंशियल बैकअप मिल रहा हो आपको। तो किसी भी तरीके से उनके जो एक्सेस है फाइनेंस तक उसको रोका जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं समाधान स्ट्रेटजी। तो कोबरा एंड बस्तरिया बटालियन हो गया और हमारा हो गया समाधान। समाधान में आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमने एक डेफिनेशन दिया था कि नक्सलिज्म क्या होता है। उसके बाद हमने कॉजेस डिस्कस किए कि ये कॉजेस हैं। उसके बाद हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया कि दीज आर द सॉल्यूशंस। अब एक चीज हो सकती है कि एट व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन दीज एफर्ट्स, किस हद तक सरकार अपने प्रयासों में सफल रही है। तो हमारे कुछ ऐसे डेटा होने चाहिए जो सपोर्ट कर सके, है ना। तो गवर्नमेंट का सक्सेस कहां तक रहा है, तो ये चीज आप एक और पॉइंट में लिख सकते हैं, है ना। ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए ताकि सब्सटेंशिएट करना है। तो पहले मैं 2018 से 2020 के बीच का डेटा जो अवेलेबल है उसके बारे में बता रहा हूं कि जो पहले इंडिया में नक्सलाइट्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे वो 96 थे। अब नक्सलाइट्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी संख्या 96 से घट के 41 आ गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस मामले में हमको सफलता हाथ लगी। तभी तो ऐसा हुआ ना कि भाई जो पहले देश के 96 जिले नक्सलाइट से प्रभावित थे, अब उन जिलों की संख्या घट के कितनी आ गई है? 41 आ गई है ना। जो नंबर ऑफ अटैक्स थे दे हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 70%। तो जो नंबर ऑफ अटैक्स है, नंबर ऑफ अटैक्स रिड्यूस्ड बाय 70%, उनमें 70% की कमी आई है। फिर जो कैजुअलिटीज होती थी उन कैजुअलिटीज में भी कमी आई है। जैसे पहले 162 आर्म्ड पर्सनल्स
का मतलब मार्टर हो जाते थे, शहीद हो जाते थे, वो 162 से घट के 128 आ गया है। फिर जो सिविलियन की कैजुअलिटी होती थी जो 463 थी, वो घट के आ गई है 419। तो सिविलियंस जो नागरिकों की मृत्यु होती थी वो 463 से 419 हो गई। जो हमारे आर्म फोर्सेस थे उनकी जो कैजुअलिटी 162 थी वो घट के कितनी हो गई, 128 हो गई। नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो 96 थे वो घट के कितने हो गए, 41 हो गए। और जो नंबर ऑफ अटैक्स थे उनमें 70% का डिक्लाइन हुआ है। तो ये डेटा सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट अपने उद्देश्यों में पूर्णता तो नहीं लेकिन हाँ काफी हद तक सफल रही है। आई होप नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है और स्ट्रक्चर्ड वे में आपने अपने नोट्स में रखा हुआ है, आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आई होप ये आपको